हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर श्याम, आपका जूलॉजी एजुकेटर, आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MCI मेहता कैरियर इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हष्ट पुष्ट होंगे। तो हम पढ़ रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कि किस तरह से कौन सी गैस का एक्सचेंज होता है उसके बारे में। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर टॉपिक हेडिंग का नाम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस तरह से गैसों का स्थानांतरण होता है। जैसे बात करते हैं अपन ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो किस वजह से होता है, कौन सा प्रेशर काम आता है, कौन सा प्रेशर काम नहीं आता है, दाब इसका मतलब है। या फिर CO2 बाहर निकलती है तो किस वजह से निकलती है, बाहर क्यों निकलती है, अंदर क्यों नहीं रहती। अब अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि ना ऑक्सीजन अंदर क्यों जाती है, बाहर क्यों नहीं रहती। दूसरा, CO2 अंदर है तो बाहर क्यों आई, अंदर क्यों नहीं रहती। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर अपन देंगे इस क्लास के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या बोल रहा है ये कहना चाहता है कि एल्वेलाई, देखो हम जानते हैं अपने बॉडी में क्या होते हैं, फुफ्फुस होते हैं, फेफड़े होते हैं या फिर लंग्स होते हैं। लंग्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बबल्स जैसी संरचना पाई जाती है, मतलब गुब्बारे जैसी संरचना पाई जाती है। यहाँ पर जो भी हम सांस लेते हैं, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को ना। जैसे बात करते हैं, ये है मैं एक लंग को बना लिया, मैंने बना लिया एक लंग को, एक फेफड़े को मैंने बना दिया, और इस फेफड़े को मैंने क्या किया, यहाँ से आगे से करके ऐसे जोड़ दिया बाहर से। बाहर क्या होती है, हवा में कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, पार्शियल आंशिक दबाव क्या होता है। आंशिक दबाव या पार्शियल प्रेशर का मतलब इतना सा होता है कि जैसे एक कमरे में बहुत सारी गैसें भरी हुई है, तो उसमें ऑक्सीजन किस प्रेशर को लगा रही है दूसरी गैसों के ऊपर, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन का बाहर की दुनिया में 159 mm ऑफ Hg। अगर हम मर्क्यूरी को साथ में लेकर अगर प्रेशर को हम जाने तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बाहर ऑक्सीजन का जो दाब होता है, जो प्रेशर होता है, उसका होता है 159 mm ऑफ Hg, ये ऑक्सीजन का होता है। और बाहर की ओर CO2 का थोड़ा अलग होता है, बहुत ही अलग होता है थोड़ा। क्या तो हम बात करेंगे कि जो ऑक्सीजन अपन लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो बाहर से अंदर जाती है, बाहर से अंदर जो ऑक्सीजन जाती है वो कहाँ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए इन लंग्स के अंदर क्या होता है, लास्ट में जाकर के ऐसे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एलोलाई बोलते हैं, वायु कोश बोलते हैं हिंदी में, इनके अंदर ये ऑक्सीजन गैस जाती है। तो यहाँ पर जाती है कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस जाती है। और यहाँ पर जाने के बाद इसके बाद में यहाँ पर होती है ब्लड वेसल होती है। यहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल होती है अंदर, बहुत छोटी छोटी होती है, कैपिलरीज बोलते हैं, केशिका बोलते हैं यहाँ पर। तो जो ऑक्सीजन हमने ली है वो सारी इसके अंदर चली जाती है, ब्लड के अंदर चली जाएगी। ब्लड के अंदर जाने के बाद ब्लड में घुल जाती है और जाकर के बॉडी के पहले जाएगी हार्ट में जाने के बाद बॉडी के हर पार्ट में ये चल जाती है। जैसे बात करते हैं, ये बॉडी का पार्ट है, ये सेल है, ये क्या है, सेल। यहाँ पर सेल बना दी मैंने यहाँ पर। तो इस सेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जैसे इधर से गुजरता है तो यहाँ पर क्या होती है, ये ऑक्सीजन यहाँ से आते आते इसके अंदर सेल में चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी हम सांस लेते हैं, जो भी अपने ऑक्सीजन लेते हैं बाहर से, तो अंदर जाने के बाद फेफड़ों में वायु कोश में जाती है, और वायु कोश के जस्ट नीचे की ओर खून की नली होती है, जैसे मैंने बना रखी है खून की नली, ब्लड वेसल बोलते हैं इसको, कैपिलरी। ब्लड वेसल 3 प्रकार की होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरीज। तो मैं सबसे पतली वाली ब्लड वेसल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, चीजों का स्थानांतरण हो रहा है। गैसों का स्थानांतरण तभी हो सकता है जब बीच में बहुत पतली परत हो। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि फेफड़ों के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एलोलाई वायु कोश होते हैं, ये बहुत पतले होते हैं दोस्तों। इसके नीचे होती है यहाँ पर खून की नली, मतलब ब्लड वेसल, कैपिलरी। खून की नली 3 प्रकार की होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरी। मैं सबसे पतली मतलब कि कैपिलरीज की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर यहाँ होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह से ये ब्लड के अंदर चला गया, यहाँ से ये हार्ट से होते हुए बॉडी की हर एक सेल के अंदर चला जाता है। तो यही पढ़ेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है, जाने के पीछे क्यों जाती है, कौन सा दाब काम आता है, कैसा दाब होता है, वो सब बातें। तो स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बिल्कुल ये कह रहा है कि अपने शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर एल्वेलाई ही होते हैं जहां पर ये सांस जाती है, फिर आगे तो ब्लड में चल जाती है। तो शरीर में जो ऑक्सीजन गई है वो किसके द्वारा ब्लड में, खून में जाएगी, वो जाती है एल्वेलाई वायु कोश या एल्वेलाई जो होते हैं उनसे ही जाती है। तो वो मेन जगह है जहां से ऑक्सीजन आगे जाएगी, शरीर के अंदर जाएगी, खून के अंदर जाएगी। तो ये कह रहा है कि मेन प्राइमरी प्राथमिक जगह पाई जाती है, कौन सी, एल्वेलाई होते हैं जो गैस को आगे ले जाने का काम करती है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों ये कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ये कह रहा है कि हमने क्या किया, नाक से सांस को लिया फेफड़ों तक, फेफड़ों में क्या होते हैं, एल्वेलाई होते हैं, ये एल्वेलाई, और एल्वेलाई से ये खून के द्वारा चल जाएगी यहाँ पर पूरे शरीर में, हार्ट में जाएगी। हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा खून को फैला देगा,
और वो खून के अंदर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। अब ये पूरी बॉडी के अंदर खून घूम रहा है जिसके अंदर कौन सी गैस घुली हुई है? ऑक्सीजन गैस घुली हुई है, सॉल्युबल स्टेट के अंदर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये खून अपनी बॉडी की हर एक सेल्स के पास में से गुजरता है। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमने जो ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन जाती है कहाँ पर? पहले जाती है फेफड़ों में। फेफड़ों से ये वहाँ पर होते हैं वायु कोश, एलोलाई होते हैं, और वहाँ पर जा कर के वहाँ से ये खून में चल जाती है, क्योंकि वायु कोश के जस्ट नीचे की ओर पाई जाती है ब्लड वेसल। तो यहाँ से ऑक्सीजन खून में चल जाएगी और खून क्या करता है? गोल गोल अपनी बॉडी में घूमता रहता है हार्ट की मदद से। हार्ट इसको सप्लाई करता था, पंप करता रहता है। जैसे अपने घर के अंदर पानी की मोटर होती है ना, पानी की मोटर होती है, पानी को ऊपर चढ़ाती एकदम सर्र से ऐसे। उसी तरीके से क्या होता है, अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है? हार्ट होता है जो खून को घुमाता है, पंप करता रहता है, और खून पूरी की पूरी बॉडी में फैलता रहता है, घूमता रहता है। मतलब अब कहते हैं खून घूमने का फायदा क्या होता है? तो इस खून में जो भी चीज़ें हैं ना, वो बॉडी की हर एक सेल को सप्लाई करते हैं। जैसे बात करते हैं, मेरा ये हाथ है, इस हाथ का ये फर्स्ट फिंगर है, यहाँ की सेल्स है कुछ, इनको चाहिए जिंदा रहने के लिए खाना और ऑक्सीजन चाहिए। तो हमने जो फेफड़ों से ऑक्सीजन ली थी ना, वो खून के द्वारा यहाँ आएगी और यहाँ की कोशिका या सेल्स को ये दे देगी ऑक्सीजन। अब बात करते हैं जो हमने खाना खाया था छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत में खाना खाने के बाद ये छोटी आंत से जा करके अवशोषित होकर के खून में चल जाएगा, खून से ही अपनी बॉडी में यहाँ की कोशिका को आएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है? खून का काम क्या होता है? सप्लाई करना। ये कुछ वैसे ही जो ट्रक्स होते हैं अपनी दुनिया में, जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक्स का काम क्या होता है? सामान को इधर उधर ले जाना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट से या फिर अमेजोन से क्या किया, कुछ सामान मंगाया, और वो सामान अभी कहाँ पर है? दिल्ली में है। दिल्ली के अंदर वो सामान पड़ा है और मुझे जयपुर में मंगाना है। तो जैसे मैंने ऑर्डर किया और पेमेंट कर दी, तो वहाँ से क्या होता है, वो सामान पैक होकर के आएगा ट्रक में, और ट्रक से होते हुए यहाँ पर जयपुर में आएगा। तो ट्रक्स ने काम किया क्या? सामान को एक जगह से लाने जाने का काम किया। सेम यहाँ पर खून का काम होता है। खून क्या करता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है और यहाँ पर अपनी बॉडी की हर एक कोशिका को दे देता है जो लिविंग है। अपनी बॉडी में सारी कोशिका लिविंग होती है, कुछ को छोड़ करके। जैसे बाहर की चमड़ी है, बहुत बाहर की पतली सी लेयर होती है, वो डेड होती है ना। उसके अलावा अगर बात करें तो हेयर होते हैं अपनी बॉडी में, ये भी क्या होते हैं? नॉन लिविंग। नाखून नॉन लिविंग, डेड होते हैं ये। तो इनके अलावा बॉडी की हर एक सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ऑक्सीजन का सप्लाई का काम कौन करता है? ब्लड काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब इतना सही है, जो हम सांस लेते हैं ना, वो पहले जाएगी कहाँ? फेफड़ों के अंदर जाएगी। फेफड़ों में क्या होते हैं? वायु कोश। वायु कोश से कहाँ जाएगी? ब्लड में जाएगी, और ब्लड में जाने के बाद ब्लड क्या करता है? बॉडी की हर एक सेल को, अब सेल को बोल दो या सेल के ग्रुप को बोल दो, टिश्यू बोल दो, तक एक ही बात है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ से ब्लड से कहाँ जाएगी? ये टिश्यू के पास जाएगी। बिल्कुल मैंने यही बात बोली अभी। उसके बाद ये बोल रहा है कि O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। बहुत बड़ी बात कह रहा है कि यहाँ से हमने सांस ली नाक से, नाक से कहाँ गई है? यहाँ गई थी, कहाँ पर? फेफड़ों में गई थी। फेफड़ों से डिफ्यूजन, विसरण, विसरण जो होता है उसके द्वारा डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? कोई चीज का ज्यादा से कम की ओर जाना। जैसे मैंने डीओ लगाया यहाँ पर, कुछ देर बाद में आपको सुगंध आने लग जाएगी, स्मेल, फ्रेगनेंस आने लग जाएगी। तो गैस क्या हुआ? ज्यादा से कम की ओर गई। कोई चीज का ज्यादा से कम की तरफ जाना कहलाता है डिफ्यूजन, कहलाता है विसरण, कहलाता है। तो ये कह रहा है कि जो दोनों गैसें, ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं ना, ये डिफ्यूजन की मदद से अंदर जाती है, सिंपल डिफ्यूजन। या फिर CO2 गैस आ रही है, वो भी डिफ्यूजन की वजह से आ रही है, ज्यादा से कम की ओर ऐसे आ रही है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो बिल्कुल ये कह रहा है डिफ्यूजन की मदद से ही आती है, बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो यहाँ पर स्लैश लगा के बोला, ये बोल रहा प्रेशर को ले लो या कंसंट्रेशन। देखो आप जानते हो, मैंने अभी बताया था आपको कि बाहर हवा का प्रेशर होता है 159। हवा मतलब ऑक्सीजन की बात हो रही है। मैं अभी बात करूंगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का आंशिक दाब या जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 159 mm ऑफ Hg, बाहर की ओर होता है, और वो अंदर की ओर जाता रहता है। अंदर का होता है 104। फेफड़ों में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है, दाब होता है, वो कितना होता है? 104। बाहर कितना होता है? 159, 159 होता है। तो क्या होता है? ज्यादा से कम की ओर जाती है, अंदर की ओर। ये कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये बोल रहा है कि प्रेशर की मदद से जाती है या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ज्यादा, कहीं पर ज्यादा अमाउंट में है, कहीं पर कम अमाउंट में है। देखो कहीं पर ज्यादा अमाउंट होगी, जैसे बात करते हैं एक गैस से बहुत ज्यादा है, कहीं पर मतलब उसका दाब भी ज्यादा है। अगर किसी चीज की ज्यादा कंसंट्रेशन है, सांद्रता ज्यादा है, इसका मतलब है वो ज्यादा इस दबाव में भी है। जैसे ऑक्सीजन गैस है, मैं सिलेंडर की बात कर लेता हूँ। देखो अपने घर में क्या होता है? LPG का सिलेंडर आता है, और LPG का जो सिलेंडर होता है ना, उसके अंदर कूट कूट के गैस भरी हुई है। कूट कूट का मतलब प्रेशर से भरी हुई है, बहुत सारी गैस। तो उसमें देखा वो 14.2 लिखा होता है। तो LPG के अंदर क्या होता है? पूरी गैस भरी हुई है। अब आप उसको खोलोगे ना, उसके जो मेन हेड, उसका जो मेन है वॉल है, वहाँ पर वाल है जो है, उसको से नुक्का मारोगे ना, कुछ भी मारोगे ना, तो क्या होगा? सर्र से गैस बाहर निकलेगी।
तो कहने का मतलब क्या होता है, एलपीजी के अंदर कूट कूट के गैस भरी हुई है, तो गैस ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा है तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो अगर अपन वो एकदम से उसका जो मेन होल होता है ना वो खोलते हैं तो क्या होता है, एकदम से जोर से ऐसे एकदम प्रेशर से बाहर आती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है अंदर की ओर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर कंसंट्रेशन मात्रा ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, एकदम से बाहर की ओर एकदम से वो आती है। तो ये रीज़न होता है, ज़्यादा सांद्रता होगी तो ज़्यादा सांद्रता होने की वजह से क्या होता है, वहाँ से वो गैस एकदम से फर्र से बाहर निकलेगी। तो ये कारण होता है यहाँ पर गैस का बाहर निकलने का। अगर दोस्तों अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहाँ लिखा है दाब लिखा है, देखो याद रखना बच्चों, दाब बोल दो या फिर बोल दो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की हो जाएगी, हम जानते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं या फिर विसरण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस आर एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। बहुत अच्छी बात कह रहा है। देखो मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, सुनना। देखो कभी कभी देखा होगा आपने कि जैसे चाय छानते, चाय में क्या होता है, जितने ज़्यादा वो पतली होगी ना, छलनी जितनी ज़्यादा पतली होगी, बहुत पतली होगी तो जल्दी से छन जाएगी। अगर मोटा ले लो कोई भी, बहुत ज़्यादा मोटा, बहुत पास में बहुत मोटा वायर ले लो जिसमें चाय को छानना है तो भाई साहब धीरे छनेगी। या फिर ऐसे मान लो कि मोटे का मतलब क्या था, मोटा कपड़ा ले लो, बहुत मोटा कपड़ा, बहुत जैसे वेलवेट का कपड़ा आता है ना, वेलवेट का जब ये ले लो, देखो ऐसा कपड़ा, आप ऐसा भी कपड़ा लोगे चाय को छानोगे ना तो धीरे छनेगी। अगर आप एकदम छलनी से छानोगे ना जल्दी छन जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है, छलनी जो होती है चाय की पत्ती को छानने वाली स्ट्रेनर जिसको बोलते हैं अपन, वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती है इसीलिए जल्दी से छन जाती है। यहाँ पर क्या ये कपड़ा मोटा है, जैसे अपने सर्दी के कपड़े होते हैं काफ़ी मोटे होते हैं, इससे अगर चाय को छानोगे ना यहाँ पर भी छेद है छोटे छोटे, तो जैसे छानते हैं ना तो क्या होता है जल्दी नहीं छनते, इसका मतलब काफ़ी मोटी है। तो यहाँ पर कहता है कि अगर सांस को, हवा को, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना, देखो ध्यान से ये वाला कहता है, यहाँ से देखो ये एलोलाई होते हैं, ये एलोलाई ये वाले, ये जितने ज़्यादा पतले होंगे, यहाँ पर जितना ज़्यादा पतला होगा, थिकनेस मोटाई कम होगी ना उतनी ज़्यादा गैस अंदर जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ की पतली थी 1 mm से भी कम होती है इसकी थिकनेस। मैं वापस बोल रहा हूँ, देखो ये होते हैं एलोलाई होते हैं, एलोलाई और खून की नली की बीच की, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको वापस बनाऊँ, देखो ऐसे, अगर मैं बड़ा डायग्राम बनाऊँ तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर मान लो, देखो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ पर मैंने ये बना दिया एलोलाई, बना दिया ऐसे एलोलाई, ये बना दिया एलोलाई जिसको बोलते हैं वायु कोश बोलते हैं दोस्तों। अगर मैंने ये बना दिया, उसके नीचे खून की नली बना दी, ऐसे ब्लड वेसल बना दी, तो ये कहना चाहता है कि ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस ये वाली ये यहाँ से यहाँ तक की, ये बहुत, देखो ऑक्सीजन गैस है यहाँ से यहाँ जाती है, तो ये जितनी ज़्यादा कम होगी ना उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगी। थिकनेस कम, मोटाई कम, पतला जितना होगा उतना ज़्यादा गैसों का एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कहना चाहता है यहाँ पर बात। तो बिल्कुल ये कह रहा है कि सोल्युबिलिटी मतलब कि कोई गैस एक जगह से दूसरी जगह घुलने की काम करेगी, खून में जाएगी, वो किस पर डिपेंड करती है, थिकनेस, बिल्कुल मोटाई पर, थिकनेस पर डिपेंड करती है। तो बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, देखो कितनी सिंपल बातें लिखी है, आप ध्यान से पढ़ोगे ना सब कुछ समझ में आएगा आपको दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो हाँ यहाँ पर देखते हैं अगला वाला, जो कि ये रहा, ये क्या, मैं एक देखो ध्यान से यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये वाला। अब देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर क्या है कि ये दे रखा है, यहाँ पर क्या कुछ एक चार्ट दे रखा है, इसके अंदर बता रखा है कि किस गैस का कितना दाब या प्रेशर होता है। तो ये दोस्तों मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो टेबल है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ये टेबल को मैं एक्सप्लेन करूँगा ये क्या कहना चाहती है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, इसके डेटा आपको काफ़ी ज़्यादा याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पर ये सबसे बढ़िया बात बोल रहा है, यहाँ पर देखो ये जो आपको ग्राफ में ये जो दिख रहा है ये वाला, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात कह रहा है। ये यहाँ पर बोल रहा है ये लंग्स होते हैं, देखो लंग्स के अंदर एल्वेलाई होते हैं। वापस देखो यहाँ पर अगर मैं इसको हटाऊँ तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ये वाला जो है ना, ये क्या एल्वेलाई, ये कहता है एल्वेलाई के अंदर जो अपन सांस को लेते हैं ऑक्सीजन, उसका प्रेशर कितना होता है, तो 104 लिखा है यहाँ पर। देखो आपकी बुक में एनसीईआरटी में यही वैल्यू लिखी है 104 mm ऑफ Hg। देखो मेरी बात को समझना, ये mm ऑफ Hg क्या होता है, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देके समझा दूंगा, ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, साली सुन लो खाली और समझ जाओगे आप। देखो मम्मी जब सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है तो क्या करती है कि वो सब्जी को कहती है कि 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो भिंडी दे दो, ऐसे बोलती है। तो हम कोई चीज़ को अपन नापते हैं, मेज़र करते हैं, किसमें, किलो में, वहाँ मेज़र कर रहे हैं। अगर गोल्ड को करते हैं तो यहाँ पर करते हैं ग्राम के अंदर करते हैं, तोला होता है या ग्राम बोल देते हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर इन गैसों को नापना है तो हमें नापने के लिए मर्क्यूरी के बराबर प्रेशर को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब मर्क्यूरी से रिलेटिव कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे हम वहाँ पर मम्मी क्या करती है, जैसे पुराने ज़माने में तो वो था ना, तोलने वाला था अलग से, यहाँ रखा होता है ऐसे झूलने वाला, तो यहाँ पर क्या था 1 किलो बाहर रखा,
तो 1 किलो सब्जी जब तक बराबर नहीं हो जाती तब तक नापते रहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ इधर रखते हैं मर्क्यूरी का प्रेशर, यहाँ रखते हैं कोई भी गैस का प्रेशर, जब तक ये बराबर नहीं हो जाती तब तक वो वैल्यू नहीं आती। तो यहाँ पर मर्क्यूरिक के प्रेशर को लेकर, मर्क्यूरिक एक मेटल है, मर्क्यूरी एक मेटल होती है जो कि एक लिक्विड स्टेट में रहती है। ये इसके कंपेयर में, रिलेटिव में, इसकी तुलना में हम देखते हैं यहाँ पर प्रेशर का मान या वैल्यू। तो देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से, मैं अगर यहाँ पर बढ़ाऊँ तो ये कहना चाहता है, देखो सिंपल से, ये माउथ है, ये माउथ है और यहाँ से सांस कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है। देखो ध्यान से, ये जाती है फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों में जाकर के क्या होती है दोस्तों, यहाँ पर आकर के ऐसे जाती है और यहाँ होता है एलोलाई, ये होता है एलोलाई। तो ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है बाहर की साइड में, पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, मैं बता चुका हूँ आंशिक दाब क्या होता है, कि एक कमरे में बहुत सारी गैसें हैं और वहां पर एक गैस दूसरे पर कितना प्रेशर लगा रही है, दाब लगा रही है। जैसे एक कमरे में बहुत सारी गैसें होती है, हम जानते भी अपने एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैसें होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 गैस होती है, और भी कई सारी गैसें होती है। तो अगर एक कमरे में सारी गैसें भर दें तो ऑक्सीजन दूसरी गैसों पर कितना दाब लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, वो प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का बाहर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है, 159 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg होता है बाहर की साइड में। और फेफड़ों के अंदर ये ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इसका प्रेशर कितना होता है, तो यहाँ पर इसका होता है कौन सा, 1 पार्शियल प्रेशर कितना होता है इसका ऑक्सीजन का, 104। तो देखो आप mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg बोल रहे हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब हो गया कि हवा जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से कम की ओर अंदर जाती है। तो बिल्कुल यही बोल रहा है कि यहाँ पर दाब प्रवणता, मतलब प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन, सांद्रता, दोनों में से कोई भी एक ले लो, उसके आधार पर ये गैस जाती है। तो यहाँ पर क्या है 159 और यहाँ अंदर क्या है 104, तो इसीलिए गैस ऑक्सीजन गैस अंदर चली जाती है। तो यही दे रखा साफ साफ बिल्कुल कि एलोलाई के अंदर क्या होता है 104 होती है और बाहर कितना होता है 159 होता है, तो ज़्यादा चली गई अंदर। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ से देखो ध्यान से, ये अपन जानते हैं अंदर गई, और उसके बाद में पल्मोनरी वेन या फिर इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा बोलते हैं इसको, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 95 होता है। कितना होता है 95, बच्चों ध्यान से सुनना, 95 होता है। किसके अंदर, पल्मोनरी वेन के अंदर 95 होता है, 95 mm ऑफ Hg। और यहाँ से क्या होता है, ये यहाँ से आते हुए यहाँ पर चल जाती है, यहाँ पर आ गई। उसके बाद में हार्ट के द्वारा निकल करके प्योर खून के द्वारा कोशिकाओं के अंदर जाता है, और कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, इसका प्रेशर होता है 40 होता है। कितना होता है 40 होता है। तो देखो पहले था 159 बाहर, बाहर से अंदर गई फेफड़ों में, फेफड़ों से खून में आ गई प्योर वाला खून, और प्योर खून में कितना होता है ऑक्सीजन का प्रेशर 95, और वहां से ये जाती है कोशिकाओं के अंदर, कोशिकाओं के अंदर होता है 40 mm ऑफ Hg। यहाँ पर ये होता, तो आप देखोगे ना ध्यान से, 159 से 104, 104 से 95, देखो कम की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, उसके बाद अंदर की ओर 40। इस तरह से ऑक्सीजन अंदर जाती है, किसकी वजह से, प्रेशर का खेल है दोस्तों, प्रेशर का खेल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आ गया। अगर अब उल्टा बात करें, आप जानते हो अपनी बॉडी की सेल के अंदर, कोशिकाओं के अंदर कौन सी गैस बनती है, CO2 गैस बनती रहती है, और CO2 गैस यहाँ बहुत ज़्यादा बनती रहती है। तो यहाँ पर CO2 गैस अंदर ज़्यादा, तभी तो बाहर आ रही है। देखो ज़्यादा से कम की ओर आती है, मतलब बाहर आ रही है तो अंदर ज़्यादा है। CO2 गैस अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बनती रहती है, तो वो बाहर आती रहती है। तो बाहर आती रहती है, इसका मतलब है यहाँ पर अंदर कोशिकाओं के अंदर इसका प्रेशर होता है कितना, 45 होता है, 45 mm ऑफ Hg दोस्तों, ये होता है अंदर की ओर कोशिका, मतलब CO2 का प्रेशर। और यहाँ पर क्या होता है, ये रहा इम्प्योर खून है, ये रहा इम्प्योर खून, उसके अंदर होता है 45, सेम होता है दोस्तों mm ऑफ Hg, यहाँ पर सेम होता। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन यहाँ आ गई, और यहाँ आने के बाद कि हार्ट के द्वारा यहाँ जाती है, यहाँ पर कितना 40 है, देखो अभी भी 40 है, 40 सॉरी 45 अंदर की ओर था ना, कोशिकाओं के अंदर 45 था, वहाँ से इम्प्योर खून में भी 45 इम्प्योर खून चल रहा है, और अंदर की ओर फेफड़ों में ये होता 40 होता, कितना होता 40। CO2 का प्रेशर फेफड़ों में या एलोलाई के अंदर कितना होता 40 होता। तो इस इम्प्योर खून से इस बाहर की ओर चल जाएगी 40 की तरफ, 45 से 40 की तरफ, 45 से 40 की तरफ चल जाएगी। मतलब कि इम्प्योर खून में 45 mm ऑफ Hg CO2 का प्रेशर होता है, और ये बाहर की ओर 40 की तरफ चल जाएगा। यहाँ 40 होता है, फिर बाहर की ओर हवा में CO2 का प्रेशर कितना होता है, ये रहा 0.3 ऐसे होता है। तो देखो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, टिश्यू के अंदर, टिश्यू मतलब कोशिका से इम्प्योर खून के अंदर रहता है, इम्प्योर खून से हार्ट से क्या जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा यहाँ पर, और फेफड़ों में कितना होता है 40 होता है, तो 45 से 40, फिर 40 यहाँ है एलोलाई के अंदर, और बाहर की दुनिया में कितना CO2 का प्रेशर, ये CO2 का होता है 0.3 mm ऑफ Hg होता है। तो
तो यहाँ से ये बाहर आ जाती है। तो बिल्कुल आपको डेटा याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये दे रखी टेबल देखो कि ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में कितना होता है 159 दे रखा है दोस्तों। अगर बात करें एल्यूलाई के अंदर कितना होता है 104, मैंने अभी बताया था। वहां से ये प्योर खून के अंदर आता था 95 आ जाता है। 95 आने के बाद टिश्यू के अंदर 40 होता, तो यहाँ से देखो पहले फुदक करके यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा कोशिकाओं के अंदर। फिर ये कहता है कि सर इम्प्योर खून में, इम्प्योर खून मतलब जिसमें CO2 कम होती है, सॉरी इम्प्योर खून वो खून होता है जिसमें ऑक्सीजन कम और CO2 ज़्यादा होती है। इम्प्योर खून मतलब कि अशुद्ध खून उसको बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन कम होती है। तो यहाँ पर इम्प्योर खून के अंदर भी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन का दाब होता है लेकिन कम होती है, इसलिए दाब भी कम है। देखो बच्चों वापस सुन लेना, मेरी बात को समझो दोस्तों। ये कह रहा है कि इम्प्योर खून मतलब वेन के अंदर बहता है, शिराओं के अंदर बहता रहता है, वहां पर इम्प्योर, इसका मतलब कौन सी गैस ज्यादा है, CO2 गैस ज्यादा है। तो कौन सी गैस कम है, ऑक्सीजन कम होती है। लेकिन कम होती है तो कितनी होती है, उसका प्रेशर, उसका दाब कितना होता है, मात्रा नहीं दाब पूछा है तो उसका दाब कितना होता है 40 होता है, 40। तो ये देर का ये डेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं उल्टा बात कर लेता हूं CO2 का, तो CO2 का अपनी कोशिकाओं के अंदर, टिश्यू के अंदर होता है 45 प्रेशर होता है। तो ये यहाँ से क्या होता है, इम्प्योर खून के अंदर आ जाती है, यहाँ आ गई देखो यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद आती है एल्यूलाई के अंदर 40 की तरफ आ जाती है और 40 से कम की ओर जाती है, बाहर की ओर ऐसे निकल जाती है। तो यहाँ से पहले यहाँ आई, यहाँ आई, यहाँ आई, ऐसे बाहर निकल जाती है। तो कहते हैं इम्प्योर खून के अंदर CO2 गैस होती है, उसका 45 mmHg प्रेशर होता है और एल्यूलाई के अंदर कितना होता है 40 होता है। यहाँ से यहाँ चली गई और यहाँ से चली जाएगी 0.3 बाहर की ओर, एकदम बाहर निकल जाएगी। अगली बात, तो कहते हैं आप कह रहे हो कि इम्प्योर खून के अंदर CO2 गैस होती है, हाँ होती है, बिल्कुल होती है। तो बताओ क्या प्योर खून में भी थोड़ी बहुत होती है कि, हाँ बिल्कुल होती है, थोड़ी बहुत होती है। देखो यहाँ पर बाहर निकालने के बाद जब खून घूमेगा ना तो थोड़ी मात्रा में हमेशा रहती है, वो 40 प्रेशर होता है, 40 प्रेशर बता रहा है CO2 का प्योर खून में। प्योर ब्लड के अंदर CO2 का जो प्रेशर होता है, ग्रेडियंट होता है, वो भी होता है 40। देखो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि असल में कि इम्प्योर खून के अंदर CO2 ज्यादा होती है, लेकिन प्योर में भी होती है लेकिन कम होती है। प्योर ब्लड में होती है ऑक्सीजन गैस, क्या इम्प्योर में होती है, क्या होती है, उसका भी प्रेशर होता है लेकिन कम होता है क्योंकि इम्प्योर है, इसलिए ऑक्सीजन कम मिलेगी, प्योर वाले में ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। तो ये इस तरह से ग्राफ होता है जो पार्शियल प्रेशर के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डेटा आपको याद होना चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट ये हो गया, सिंपल सी बात करा, सेम मैंने जो बात बोली थी वही है। सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 भी ऐसे जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर, विपरीत आती है बाहर की ओर। तो विपरीत में बोला फ्रॉम टिश्यू टू द ब्लड एंड ब्लड टू द एल्यूलाई, यहाँ पर बिल्कुल यही बोल रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूँ अगली वाली, तो यहाँ पर बोल रहा है एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर विलियन, मतलब घुलना कोई चीज का घुलना। ये बोल रहा है कि असल में जो CO2 का घुलने का जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे ब्लड में घुल जाती है, ब्लड में घुलती है, जैसे चीनी होती है ना, चीनी को अपन पानी में घोल सकते हैं दोस्तों, उसी तरीके से कह रहा है कि CO2 को भी घोल सकते हैं। यहाँ अगर मान लो एक टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने, उसमें मैंने चीनी डाल दी, चीनी में शुगर डाल दी, मैंने शुगर डाल दी, तो ये घुल जाती है, आप जानते हो। उसी तरीके से क्या होता है ब्लड में जैसे मान लो ये ब्लड है, उसमें CO2 गैस डाल दी और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कौन सी गैस डाल दी, ऑक्सीजन गैस डाल दी। तो ये ब्लड है, अंदर क्या है, ब्लड है दोस्तों, ब्लड है, और अंदर क्या, ब्लड है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ब्लड है। तो कहते हैं अगर आप किसी ब्लड में ऑक्सीजन को घोलो, किसी ब्लड में CO2 को घोलो, तो कौन सी गैस ज्यादा घुलेगी, तो कहती है जो ऑक्सीजन घुलता है उसके 20 गुना ज्यादा, 20 से 25 गुना, 20 to 25 टाइम्स जो है ज्यादा सॉल्युबल होती है। कौन सी गैस, यहाँ पर बोल रहा है कौन सी गैस होती है, CO2 गैस ज्यादा सॉल्युबल होती है। ये बात कर रहा है, सिंपल सी बात कर रहा है। दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कितनी घुलती है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जैसे बात करते हैं एल्यूलाई होते हैं, एल्यूलाई के नीचे खून होता है, ऐसे खून, तो खून में ऑक्सीजन तो अंदर आती है, तो कितनी अंदर जा रही है, या फिर CO2 कितनी बाहर आ रही है। तो CO2 का एक्सचेंज जो है ना वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, 20 से 25 गुना ज्यादा होता है, ध्यान रखना, ये बात यहाँ पर कहना चाहता है, ठीक है। इज मच हायर कंपेयर टू द CO2, सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, मतलब कि विलियन जो घुलता ज्यादा है, कौन सा है, CO2 ज्यादा घुलती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन, किसमें, ब्लड में या फिर एल्यूलाई के अंदर। तो देखो यहाँ पर दे रखा है वो डायग्राम जो मैंने अभी बोला था, ये थिकनेस दे रखी है, देखो थिकनेस, ये है एल्यूलाई,
ये इसकी कोशिका दे रखी है, इसके बीच में पीली कलर की दे रखी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये पीछे खून की नली कैपिलरी। मैंने बताया था खून की नली 3 प्रकार की होती है, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। हिंदी में बोले तो धमनी, शिरा, केशिका। तो केशिका बहुत ज़्यादा पतली होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो कहते हैं अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ बनाऊँ, देखो ध्यान से, यहाँ तो बना हुआ ना, तो यहाँ बनाता हूँ, देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, आप ये देखो ध्यान से, है ना दोस्तों। देखो पहले रेड कलर से बनाता हूँ, यहाँ पर किससे बनाऊँ, रेड कलर से मैं बनाता हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जैसे मान लो आपने क्या किया, इसको मैं मार्कर को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ये बनाया एलोलाई, वायु कोश बनाया मैंने। वायु कोश में जो कोशिका होती है ना, वो कौन सी होती है, स्क्वामस टाइप की होती है, सिंपल स्क्वामस। इसके नीचे देखो, ये बहुत, इसके जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है बेसमेंट में, आधारी कोशिका ऐसे होती है, जैसे ऐसे परत पाई जाती है। ऐसे ये नॉन सेलुलर होती है, कोशिका भी नहीं, कोई केमिकल की बनी होती है ऐसे ऐसे। इसके जस्ट नीचे खून की नली, ब्लड वेसल कैपिलरी ऐसी होती है, उसमें भी कोशिका होती है। यहाँ पर ये कोशिका होती है बहुत पतली पतली, इसको बोलते हैं स्क्वामस वाली कोशिका होती है ऐसे ऐसे, स्क्वामस टाइप की टाइल्स जैसी दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वामस। यहाँ पर होगी वेवी अपीयरेंस होती है, पेवमेंट बोलते हैं इसको। इसकी भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोश, एक लिक्विड केमिकल की लेयर है, केमिकल ऐसे। तो कहते हैं यहाँ से लेकर के दोस्तों, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सिंपल बात, यहाँ से यहाँ की मोटाई कितनी, यहाँ से यहाँ की मोटाई, तो ये मोटाई जितनी कम होगी ना, उतना ज़्यादा गैस का एक्सचेंज ज़्यादा होगा दोस्तों। जितनी मोटाई कम, एक्सचेंज ज़्यादा होगा, कोई चीज़ का ट्रांसफर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर कहते हैं इस पूरे की लेंथ की लेस देन 1 mm होती है, मिलीमीटर। इतनी कम लेंथ होती है इसकी, इसीलिए मोटाई होती है, इसीलिए गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है इस जगह से। तो ये कह रहा है कि देखो ध्यान से, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मतलब कि ये परत की बात कर रहा, परत जो पतली सी देर की है, इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। ये कह रहा 3 लेयर से बनी होती है। एक तो होती है थिन स्क्वामस लेयर, देखो पतली सी स्क्वामस लेयर ऑफ एलोलाई। जैसे मैंने अभी बताया था, एलोलाई जो होता है ना, ये वाली सेल से, ये वाली सेल अंदर, ये भी स्क्वामस होती है ऐसे, स्क्वामस होती है ऐसे, स्क्वामस मतलब टाइल्स जैसी होती है, एकदम चपटी चपटी सी होती है, अजीब सी। तो ये होती है इस तरह से। और इसके नीचे होती है, ये मैंने अभी बताया था, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, मतलब आधारीय कला होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है, मैंने इस कलर से बनाई, वॉयलेट कलर से बनाई है। ये होती है एलोलाई की कोशिकाओं के नीचे, और मैंने बनाई यहाँ पर कैपिलरी, मतलब केशिका की कोशिकाओं के नीचे। देखो याद रखना, मैं बोलूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, बात को समझना। जैसे कोई भी, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम में स्क्वामस है, चपटी चपटी कोशिका होती है, इन कोशिकाओं के जस्ट नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, याद रखना। उसके नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऐसे नीचे होता है। तो ये कोशिकाओं के नीचे एक परत पाई जाती है, ये वाली, ये परत जो केमिकल की बनी होती है। किसने बनाया, इन कोशिकाओं ने बनाया था यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो संयोजी ऊतक होता है, वो भी एक लेयर बनाता है, ऐसे अलग से ऐसे लेयर बनाता है। उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू आता है। तो कहने का मतलब क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक तो होती है फेफड़ों की कोशिकाओं की लेयर की, एक यहाँ पर केशिका की लेयर होती है जो मैंने पीले कलर से बनाई। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों से मिलकर बनी होती है, बेसमेंट, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों मिलकर के बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। इसके ऊपर होती है फेफड़ों की, मतलब कि एलोलाई कूपिकाओं की यहाँ पर एलोलाई की कोशिका, और यहाँ पर खून की नली की कोशिका। तो 3 परतें पाई जाती है। पहली परत होगी स्क्वामस एपिथेलियम होगी, उसके नीचे होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो किसकी बनी होती है, दोनों की, मतलब कि कैपिलरी की। देखो वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है एक एपिथेलियम लेयर के नीचे, केमिकल की बनी होती है वो एक, इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ध्यान से सुनना, एक किसने बनाई, ये बनी ये कोशिकाओं ने, ये बनाई ये कोशिका जो स्क्वामस है, और दूसरी वाली जो है वो बनाती कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर ऐसे मान लो 2 लेयर से एक बनती है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि यहाँ पर ये वाली जो ये है, ये वाली लेयर, ये बनाती कौन सी, एलोलाई की कोशिका, और यहाँ पर कैपिलरी की कोशिका, ये भी ऐसे बनाती है। तो इस तरह से ये डबल लेयर होती है, ध्यान रखना, बेसमेंट की, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करें अपन दोस्तों की, ये कह रहा है कि इनके बीच में क्या होता है, थिकनेस होती है बहुत लेस देन अ मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से कम की ये थिकनेस होती है। स्क्वामस लेयर एलोलाई की, स्क्वामस लेयर कैपिलरी की, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये इस वाली, ये इस वाली। तो ये दोनों मिला करके इस तरह से 3 हो गई, पहली एलोलाई की, दूसरी बेसमेंट, दोनों को मिला करके बोलते हैं कॉमन, और तीसरी लेयर थर्ड ये वाली जो कैपिलरी की कोशिका है, ये वाली। तो 3 परतें होती है, पहली दूसरी परत जो मैंने यहाँ बना दी, यहाँ पर भी दे रहा है,
यहाँ पर ये एल्वेलाई की लेयर हो गई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये यहाँ पर ब्लड कैपिलरी की लेयर होगी, ये वाली। इस तरह से 3 लेयर मिलकर बनाती है और ये भी क्या होती है, बहुत कम होती है इसकी थिकनेस, 1 mm से भी कम होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि किस तरह से कौन सी गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको, देखो बात को समझना आप है ना, सिंपल बात करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं बात करूँ कि मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, तो कौन कौन से वे हैं जिसके थ्रू मैं जा सकता हूँ। तो पहला हो गया बाई बस, बस के थ्रू जा सकता हूँ। दूसरा बाई ट्रेन, ट्रेन के थ्रू जा सकता हूँ। तीसरा प्लेन, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन के थ्रू जा सकता हूँ। तो 3 रास्ते होते हैं मुझे यहाँ से जयपुर से दिल्ली जाने के लिए, और 3 ही रास्ते होते हैं वापस दिल्ली से जयपुर आने के लिए होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब था, जिस तरह से 3 रास्ते यहाँ पर ये हो रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि ऑक्सीजन क्या होती है, सबसे पहले आती है एल्वेलाई के अंदर। दोस्तों देखो ध्यान से, किसके अंदर आती है, ये एल्वेलाई के अंदर आती है दोस्तों। अरे क्या हो गया इसका, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं ये वाली, देखो ये मैंने क्या बना दी, ये बना दी एल्वेलाई बना दी, यहाँ पर क्या बना दी, एल्वेलाई बना दी। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस यहाँ पर पड़ी है, उसके जस्ट नीचे खून की नली होती है दोस्तों। तो कहते हैं ये ऑक्सीजन जब अंदर आ जाती है तो अंदर किस माध्यम से जाती है, क्या ये घुल करके जाती है खून में, या फिर किससे रिएक्शन करके जाती है। वही पढ़ रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन अंदर चलेगी खून में, और खून से जब आगे की ओर जा रही है, खून से जब आगे की ओर जा रही है, यहाँ पर आगे जा रही है, जैसे आगे आगे खून से अपनी कोशिकाओं की तरफ जा रही थी, खून के द्वारा ये कोशिकाओं के तक अंदर तक जाती है। तो खून के अंदर ये आगे जाने का रास्ता क्या है, ये घुल करके जाती है, किस तरह से। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है ना, ये वाली ऑक्सीजन गैस जो यहाँ दे रखी है, उनके जाने का तरीका होता है, कुछ पैटर्न दे रखा है। तो कहते हैं जो भी गैस अंदर जा रही है उसका 97% आरबीसी के अंदर जाता है। ऑक्सीजन गैस जैसे फेफड़ों में गई, एल्वेलाई में, कैपिलरी में, एल्वेलाई में वायुकोश, वहां से जब खून में जाती है तो खून में क्या होता है, खून में होती है आरबीसी। तो ऑक्सीजन 97% आरबीसी के अंदर घुस जाती है। जो भी अंदर ऑक्सीजन रहित खून में, उसका 97% आरबीसी के अंदर घुस जाता है और हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर लेती है, फिर आगे की ओर जाती रहती है। उसके बाद में 3% ये प्लाज्मा में, खून का वो पार्ट जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है उसके अंदर 3% घुल करके जाती है, जैसे चीनी को पानी में घोल देते हैं वैसे ही। तो ऑक्सीजन जो जाती है अंदर 97% जाती है आरबीसी के द्वारा, और 3% जाती है प्लाज्मा में घुल करके अंदर जाती है। उसी तरीके से CO2 बाहर आती है, CO2 जब अपनी बॉडी की कोशिकाओं से खून में आती है, तो ये भी 3 तरीके से बाहर आ सकती है। कौन कौन से तरीके होते हैं, एक होता है 70% जो CO2 बाहर निकल रही है, उसका 70% बाइकार्बोनेट के द्वारा जाता है। पढ़ेंगे क्या होता है, पढ़ेंगे इसके बारे में। और 20 to 25% जो होता है, जो बाहर निकलना चाहती है, वो आरबीसी के अंदर घुस करके बाहर निकलती है, घुस गई अंदर फिर बाहर निकलती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक बार देखा था कि एक जब अफगानिस्तान के अंदर था ना, कि जब तालिबान चला गया और वो उल्टा बोल दिया, अमेरिका की फोर्स चली गई। पहले अमेरिका कंट्रोल था अफगानिस्तान पर, फिर अमेरिका चला गया, सारा बाहर निकल गया, अपने देश में वापस चले गए आर्मी के लोग, फिर वहाँ पर तालिबान के लोग आ गए थे। उस टाइम पर क्या हुआ, लोग, अफगानिस्तान के लोग डरे हुए थे। तो आप मानोगे नहीं, उनके जो प्लेन था ना, प्लेन के टायरों के ऊपर बैठ करके लोग अपने देश से निकल रहे थे बाहर। मतलब कि वो अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे थे, प्लेन जो था ना उसके टायर के ऊपर चढ़ करके पकड़ गए। तो यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी गैस बाहर निकल रही है, जैसे CO2 गैस बाहर निकल रही है, तो उसका रास्ता क्या है, खून तो है, खून में भी कहाँ घुल करके जाती है या कैसे। तो कहते हैं ये 3 तरीके से जाती है। 70% बाइकार्बोनेट के रूप में, जो पढ़ाऊंगा क्या होता है, 20 to 25% आरबीसी के साथ जाती है, और 7% जाती है प्लाज्मा के साथ। ये क्या होता है बाकी देखेंगे अभी इसके बारे में नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या, नेक्स्ट ये वाली देखो, पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे जाता है अंदर की ओर। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो ये है एल्वेलाई दोस्तों, इसके नीचे होता है ब्लड वेसल होती है दोस्तों, ये वाली ब्लड वेसल है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑक्सीजन जो होती है वो ऐसे कैसे जा रही है आगे की ओर। तो इसका 3 वे यहाँ पर दे रखा जाती है, जैसे मैंने बताया 2 वे से जाती है। एक होता है 97% क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके जाती है आरबीसी के अंदर, और 3% जो होती है यहाँ पर वो जाती है प्लाज्मा में घुल करके जाती है यहाँ पर। तो कहते हैं सर कैसे, किस तरह से होता है, कौन कौन से है जो फैक्टर जो इसको आसानी से ऑक्सीजन को अंदर जाने में हेल्प करते हैं, कौन कौन से कारक है जो ऑक्सीजन को अंदर भेजने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूँ,
जैसे अगर आपके अभी बात करूं मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के, आपके घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। तो जो सपोर्ट करते हैं वो कौन से, मम्मी पापा होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी होते हैं, ये आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन पड़ोसी क्या होते हैं, वो रोकते हैं। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि जैसे ऑक्सीजन जो अंदर जा रही है इस तरह से जा रही है हीमोग्लोबिन 3% प्लाज्मा के साथ, तो इनको जाने में हेल्प कौन करता है, सहायता कौन करता है, तो ये फैक्टर होते हैं। ये सारे फैक्टर जो होते हैं ना ये वाले, कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बॉन्ड। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है तो 95% हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। देखो कैसे, जैसे मान लो हीमोग्लोबिन है जो आरबीसी के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, हमेशा आरबीसी के अंदर होता है। तो आरबीसी के अंदर जैसे होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन आती है, देखो ये आरबीसी के अंदर ऐसे, आरबीसी के अंदर ऐसे, तो जैसे ऑक्सीजन आती है तो यहाँ पर ऐसे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है आरबीसी के अंदर, यहाँ ऐसे जुड़ जाती है ऐसे, और हीमोग्लोबिन से जुड़ करके फिर आगे जाती रहती है। तो कहने का मतलब क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन आएगी आरबीसी के अंदर घुसेगी और घुस करके क्या होता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्शन कर लेगी। एक हीमोग्लोबिन का केमिकल मॉलिक्यूल जो होता है, अणु होता है, वो जुड़ता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनता है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बोलूं कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने एटम से जुड़ता है ऑक्सीजन के, तो यहां पर देखो ये 2 एटम ये रहे, 2 एटम ये रहे, 2 एटम ये, 2 एटम, देखो ऑक्सीजन O2 लिखा हूं, O2। तो यहां पर 2 4 6 8 एटम है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल बोलो तो O2 को बोलते हैं एक मॉलिक्यूल। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 O2 से जुड़ा होता है, O2 से जुड़ा होता है मॉलिक्यूल से। अगर बोलो एटम कितने तो 8, मॉलिक्यूल कितने हैं तो 4। तो आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम क्या होता है। 2 एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का, तो ऐसे जाती है। तो कहते हैं ये बॉन्ड जो बनता है, जिम्मेदार कौन है ये बनाने के लिए, तो ये 4 फैक्टर दे रखे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड को बनाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि 97% ऐसी जाती है। तो कहते हैं अगर ऑक्सीजन का प्रेशर हाई होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो ज्यादा घुसेगी अंदर, तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, CO2 कम होनी चाहिए। अगर सांस ऑक्सीजन को अंदर भेजना है, यहां से अंदर भेजना है, तो यहां पर CO2 कम होनी चाहिए। इसीलिए आप देखना CO2 का प्रेशर कम होता है, 40 ही होता है यहाँ पर, 40 mmHg क्या होता है, CO2 का प्रेशर। तो लो CO2 होनी चाहिए और ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए। अगली लेसर H+। देखो मेरी बात को सुना, जब मैं 11th-12th में था ना तो मैंने एक चीज पढ़ी थी, CO2 गैस एसिडिटी को शो करती है, एसिडिटी। अगर CO2 कम है तो एसिडिटी भी कम है। तो H+ हमेशा एसिडिटी को बताता है, H+ ज्यादा तो एसिडिटी ज्यादा। यहां पर CO2 कम, एसिडिटी कम, तो H+ भी कम। तो ये बोल रहा है लेसर H+। देखो बच्चों, को रिलेट करना सीखो आप। CO2 एसिडिटी को शो करता है, CO2 कम होनी चाहिए तभी ये ऑक्सीजन अंदर घुसेगा। तो CO2 कम, एसिडिटी कम, H+ भी कम, सिंपल सी बात कहता। और कहता लो टेम्परेचर कम होगा ना तो ज्यादा गैस अंदर घुसेगी। कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस, ये बोलना चाहता है। अंदर जा करके फिर उसके बाद ब्लड में जाएगी, ब्लड से सेल के पास जाएगी, तो ये बॉन्ड वापस टूट जाएगा। ये उल्टे फैक्टर काम करेंगे वहां पर। जब कोशिका वायु कोश के अंदर ये सारे फैक्टर ऐसे होने चाहिए तभी अंदर घुसेगी गैस। अंदर घुस करके हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बनाएगी, फिर आगे जाएगी। फिर आगे जाने के बाद जब ये जाएगी कहां पर, सेल्स के पास जाएगी, कोशिकाओं के पास जाएगी। ये ऑक्सीजन इस तरह से जाएगी। तो ये सारा बॉन्ड टूटना चाहिए, क्योंकि टूटना चाहिए तभी तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। बाहर निकल करके सेल की तरफ जाएगी, सेल O2 ऐसे जाएगी। तो ये बॉन्ड टूटना चाहिए। बॉन्ड टूटने के लिए क्या होता है, ये सारे फैक्टर उल्टे हो जाते हैं। जैसे वहां पर CO2 ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन वहां कम होनी चाहिए टिश्यू की तरफ, तभी तो टूटेगा बॉन्ड। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से टूटेगी तभी तो अंदर जाएगी सेल्स के अंदर। और हाई H+ होना चाहिए, क्योंकि देखो CO2 ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा, H+ ज्यादा, और साथ में यहाँ पर लो टेम्परेचर की जगह हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये टूटेगा कहाँ, टिश्यू की तरफ। ये इस तरह से होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अपन बात करेंगे अगला वाला, कौन से फैक्टर होते हैं जो यहाँ पर ये बोल रहा है। देखो ध्यान से, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन बॉन्ड। देखो वापस बोल रहा हूँ, देखो जब ये एल्वेलाई है, देखो इस कलर से बनाते ही भगवान जाने ये परमानेंट हो जाता है। ये रही ऑक्सीजन, यहां से जब ये जाती रहती है अंदर की ओर, तो कौन से फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, O2 ज़्यादा होनी चाहिए, CO2 कम होनी चाहिए, H+ कम होना चाहिए, और टेम्परेचर कम होना चाहिए। जब ये अंदर, ये रही आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन से ये ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है।
उसके बाद में ये जाता है खून अंदर की ओर, हार्ट के द्वारा ऐसे गुजरता रहता है और अपनी कोशिका, अपनी बॉडी की जो कोशिका होती है ना, यहाँ के पास में से गुजरता रहता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई है। जैसे हीमोग्लोबिन देखो ज़्यादा बड़ा बना नहीं सकता, ये रहा ऐसे बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटना चाहिए तभी ऑक्सीजन सेल में, कोशिकाओं में जाएगी, तभी जाएगी। तो कहते हैं ये बॉन्ड को तोड़ना है। ये बॉन्ड टूटेगा कब, जब ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, CO2 ज़्यादा होनी चाहिए। CO2 ज़्यादा, तो CO2 मैंने बोला एसिडिटी को शो करती है, तो H+ भी ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। देखो ये सारे लो CO2 होना चाहिए, लो पीओ ऑक्सीजन होना चाहिए, प्रेशर हाई CO2 होना चाहिए, हाई H+ होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तभी ये फैक्टर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से तोड़ेंगे, तभी ऑक्सीजन अंदर जाएगी सेल्स के अंदर। तो ये बोलना चाहता है यहाँ पर ये वाली बात। नेक्स्ट, अब अगला है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो कि अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। आज की क्लास को इतना ही करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना गोल ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ओके दोस्तों।